Hello students, welcome back to Prakashan classes. Today we will have a revision of a topic that is called dissolution of partnership firm. टॉपिक का रिवीजन होने वाला है. उस टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है और ये अराउंड 15 मार्क्स का टॉपिक है. तो अगेन विद इन 10 to 12 मिनट्स, जी हाँ, विद इन 10 to 12 मिनट्स हम लोग ये टॉपिक का डिटेल्ड रिवीजन कर लेंगे अलॉन्ग विद जर्नल एंट्रीज एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड. सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ना व्हाट डू मीन बाय द टर्म डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है कंटिन्यूअस लॉसेस के कारण, क्वारल अमंग द पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है. तो भाई जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है तो हम लोग को बिजनेस को बंद करना है. मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल एसेट्स है उनको बेचना है, जो भी हमारा लाइबिलिटी होल्डर्स है उनको पेमेंट करना है. लाइबिलिटी होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद अगर सरप्लस कैश बचता है तो पार्टनर्स को पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. ना क्वेश्चन अराइजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी कैश अवेलेबल होगा पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो इसी के लिए चैप्टर बनाया गया है. चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है तो हम लोग को जो भी एसेट बिक सकता है उसको सेल करना है, और उसको सेल करने के बाद जो अमाउंट आएगा उससे हमको लाइबिलिटी होल्डर्स को पेमेंट करना है. देयर आफ्टर अगर कोई कैश का बैलेंस बचता है तो वो पार्टनर्स में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. हमारा क्वेश्चन में हमको एक बैलेंस शीट दिया रहेगा और कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा. बैलेंस शीट में जितना भी एसेट है, ऑल सेलेबल एसेट, माइंडेड ऑल सेलेबल एसेट. सेलेबल एसेट में कैश नहीं आता है, सेलेबल एसेट में बैंक नहीं आता है, सेलेबल एसेट में कोई भी फिक्टिशियस एसेट नहीं आता है. सेलेबल एसेट में कैश नहीं आता है, सेलेबल एसेट में बैंक नहीं आता है, सेलेबल एसेट में कोई भी फिक्टिशियस एसेट नहीं आता है. तो सेलेबल एसेट में कैश नहीं आता बिकॉज कैश सेल नहीं हो सकता, बैंक का बैलेंस सेल नहीं हो सकता. फिक्टिशियस एसेट लॉस होता है, जैसे पीएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सब लॉसेस होता है. तो इसको हम लोग सेल आउट नहीं कर सकते. तो कैश को छोड़ के, बैंक को छोड़ के, फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के जितना भी एसेट्स है सारा एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में. All sellable assets will be transferred or close to realization account. Similarly, जितना भी external liability है ना, what to mean by the term external liability? Liability दो तरह का होता है. एक होता है external liability, एक होता है internal liability. Business का liability with respect to third party, third party के respect में business का जो liability है उसको हम लोग बोलते हैं external liability. जैसे creditors को पैसा देना है, बैंक से लोन ले रखे हैं, मिस्टर एक्स पार्टनर है, मिस्टर एक्स का जो वाइफ है मिसेस एक्स, वो तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है. लोन टेकन फ्रॉम मिसेस एक्स इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी बिकॉज मिस्टर एक्स पार्टनर है. मिसेस एक्स तो बिजनेस का पार्टनर नहीं है, तो लोन टेकन फ्रॉम मिसेस एक्स इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी. क्रेडिटर्स का जो लाइबिलिटी है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है. बिल्स पेबल एक्सटर्नल लाइबिलिटी है. आउटस्टैंडिंग वेजेस एक्सटर्नल लाइबिलिटी है. तो जितना भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उसको भी हम लोग कहां क्लोज कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. तो सीक्वेंस को समझते हैं. सारा सेलेबल एसेट्स को हम लोग क्लोज कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. सेलेबल एसेट्स में कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएगा. सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इन सबको भी हम लोग क्लोज कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. सारा एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है. दिस इज बेसिक्स, ये सबको पता होगा. सारा एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है. एसेट्स का डेबिट बैलेंस, एसेट्स को क्लोज करेंगे रियलाइजेशन में तो जर्नल एंट्री में एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा. एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, एसेट्स को क्लोज करना है, खत्म कर देना, मार देना, रिमूव कर देना, हटा देना है, एलिमिनेट कर देना बुक्स ऑफ अकाउंट से. तो उसको हटाने के लिए हम लोग एसेट को क्रेडिट कर देंगे. एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट्स को क्लोज करेंगे तो एसेट जर्नल में क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट. इसका मतलब एसेट्स को रियलाइजेशन में क्लोज करने का जर्नल एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. सिमिलरली जितना भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है सारा लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है. ऑल लाइबिलिटीज बियर क्रेडिट बैलेंस, ऑल लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस. सो लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है. लाइबिलिटीज को जब हम लोग क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो लाइबिलिटीज को कर देंगे डेबिट, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस. लाइबिलिटीज को क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे तो जर्नल एंट्री में लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो सीक्वेंस क्या हो गया, पहले एसेट्स को क्लोज करो, सारा सेलेबल एसेट्स रिलेशन में जाएगा, रिलेशन का डेबिट साइड में जाएगा. जर्नल एंट्री क्या है, सारा एसेट्स का डेबिट बैलेंस. एसेट्स को क्लोज करेंगे तो एसेट को कर देंगे क्रेडिट और रियलाइजेशन को डेबिट. जर्नल एंट्री हो गया रियलाइजेशन टू एसेट. सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को भी रियलाइजेशन में क्लोज करेंगे. रियलाइजेशन का क्रेडिट, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस. लाइबिलिटीज को जब क्लोज करेंगे तो कर देंगे लाइबिलिटीज को डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट. तो सीक्वेंस क्या है, पहले एसेट्स को क्लोज करेंगे, सारा सेलेबल एसेट्स रियलाइजेशन में क्लोज होगा. सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी रियलाइजेशन में क्लोज होगा. सारा सेलेबल एसेट, जैसे सेलेबल एसेट में क्या क्या आता है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉर्पोरेट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एसेट एक्सेप्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट की रिलेशन में क्लोज नहीं होगा. एंड
वहां पे लाइबिलिटीज में अगर हम लोग बात करें तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन टेकन फ्रॉम मिसेस एक्स, मिस्टर एक्स अगर पार्टनर है और हमने मिसेस एक्स से लोन ले रखा है तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। जितना भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो भी रियलाइजेशन में क्लोज होगा। एसेट्स को क्लोज करने के लिए एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन टू एसेट। लाइबिलिटीज को क्लोज करने के लिए एंट्री क्या होगा? लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। एसेट्स का डेबिट बैलेंस, एसेट्स क्लोज होगा तो जर्नल में एसेट क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट। लाइबिलिटीज को क्लोज करेंगे तो जर्नल में लाइबिलिटीज डेबिट हो जाएगा, बिकॉज लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, जर्नल में लाइबिलिटीज डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन को क्रेडिट। तो एसेट्स को क्लोज, लाइबिलिटीज को क्लोज। इसके अलावा जितना भी प्रोविजंस एंड रिजर्व्स है विच आर रिलेटेड टू एसेट, जितना भी प्रोविजंस है जो एसेट से रिलेटेड है, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रोविजन जो है वो डेटर से रिलेटेड है, तो एसेट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन होगा वो रियलाइजेशन में क्लोज होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस, प्रोविजन को क्लोज करेंगे तो जर्नल में प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। सिमिलरली कोई भी एसेट से रिलेटेड रिजर्व है, प्रोविजन, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो एसेट से रिलेटेड रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन जो है वो प्रॉफिट से बनता है, इसलिए प्रोविजन या रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो प्रॉफिट से बना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किससे बना है? प्रॉफिट से बना है, और प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस जब उसको हम लोग क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे, ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे एंड रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रॉफिट से बना है, कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन प्रॉफिट से बनता है, प्रॉफिट होता है इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जब हम लोग क्लोज कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जर्नल में डेबिट हो जाएगा एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगेन प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रोविजन फॉर डेप्शन का क्रेडिट बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्शन अगर दिख रहा है बैलेंस शीट में तो उसको क्लोज कर देंगे, कहां क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्शन का क्रेडिट बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्शन को क्लोज करेंगे तो कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्शन को डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट। तो हमने क्या सीखा? सारा एक्सटर्नल, सारा एसेट्स एक्सेप्ट रियलाइजेबल, एक्सेप्ट वो एसेट जिसका रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, वो एसेट जो बिकता नहीं है, कैश इन हैंड बिकता नहीं है, 10 रुपए के बदले 10 रुपए मिलेगा, वो सेल नहीं होता है। कैश एट बैंक वो बिकता नहीं है। फिक्टिशियस एसेट, हमारा लॉस कोई नहीं खरीदेगा। क्लियर? तो सारा सेलेबल एसेट, सारा रियलाइजेबल एसेट जो बिक सकता है उसको हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो आउटसाइडर्स के रिस्पेक्ट में हमारा लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी के रिस्पेक्ट में हमारा लाइबिलिटी है, उसको भी हम लोग कहां क्लोज कर देंगे, कहां ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन में क्लोज कर देंगे। सिमिलरली एसेट से रिलेटेड कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन, ये भी कहां क्लोज हो जाएगा? रियलाइजेशन में। क्लियर? इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था कि रियलाइजेशन में एसेट्स को क्लोज कर देते हैं, लाइबिलिटीज को क्लोज कर देते हैं। पार्टनर से रिलेटेड जितना भी आइटम है वो सब पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं, जैसे पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस, अगर पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में दिया तो क्रेडिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अगर पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिया तो डेबिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अगेन आई विल रिपीट, पार्टनर्स कैपिटल अगर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। पार्टनर्स कैपिटल अगर बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिया है तो उसका डेबिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। सिमिलरली अगर कोई रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ भी दिया हुआ है तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग पार्टनर्स। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लाइबिलिटी साइड में दिया है, पीएल अगर लाइबिलिटी साइड में दिया है मतलब वो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट का होता है क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करेंगे तो प्रॉफिट्स को कर देंगे डेबिट, जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण ये प्रॉफिट्स किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। पार्टनर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ओनर कभी बिजनेस से पैसा निकालता नहीं है, जिसके कारण उसका कैपिटल बढ़ जाता है, तो कैपिटल बढ़ जाएगा तो जर्नल में कैपिटल क्रेडिट। इसका मतलब जनरल रिजर्व को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग पार्टनर्स तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ क्वेश्चन आता है कि पार्टनर्स लोन का क्या ट्रीटमेंट होगा? पार्टनर्स लोन रिलेशन अकाउंट में नहीं जाता है। रीजन, उसका रीजन ये है वो इंटरनल लायबिलिटी है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है। पार्टनर्स लोन रिलेशन अकाउंट में नहीं जाएगा क्योंकि वो एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है। पार्टनर्स लोन पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा बिकॉज पार्टनर ने लोन दिया था एज लेंडर। पार्टनर ने लोन दिया था एज लेंडर। पार्टनर ने अगर पैसा दिया होता एज एन ओनर तो कैपिटल कहलाता। अगर पार्टनर ने पैसा दिया होता एज ओनर तब वो कैपिटल कहलाता। पार्टनर ने लोन दिया था, कैपिटल नहीं दिया था, पार्टनर ने लोन दिया था, तो ही वाज प्रोवाइडिंग फंड्स टू द बिजनेस एज अ लेंडर ऑफ द बिजनेस।
एज अ लेंडर ऑफ द बिजनेस। तो पार्टनर्स लोन रियलाइजेशन अकाउंट में भी नहीं जाएगा, पार्टनर्स लोन पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं जाएगा। पार्टनर्स लोन को हम लोग डायरेक्टली पे ऑफ कर देते हैं। पार्टनर्स लोन फर्म का लायबिलिटी है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे तो जर्नल में पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, और पेमेंट करने से बिजनेस का कैश बैंक एसेट का बैलेंस कम हो जाएगा। एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, एसेट कम हो गया तो जर्नल में कैश बैंक क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री क्या हो गया, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। क्लियर? तो देखो आपको जर्नल का बेस को स्ट्रांग रखना है। अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है ना, यू नीड टू नो अबाउट द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। हमेशा देखा गया है स्टूडेंट अकाउंट्स को भी याद करना शुरू कर देते हैं, अकाउंट्स को भी मगअप करना शुरू कर देते हैं कि दाहिना तरफ में ये आएगा, बायां तरफ में ये आएगा। ये इससे आपको बाहर निकलना है, आपको जर्नल एंट्री सीखना है। जर्नल एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड देम, अदरवाइज अकाउंटिंग में आप हमेशा लैग कर जाएंगे। तो जर्नल एंट्री पे फोकस करो, यू विल अचीव योर गोल्स इन लॉन्ग रन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, सारा एसेट्स को हम लोग क्लोज कर देते हैं रियलाइजेशन में, सारा लायबिलिटीज को क्लोज कर देते हैं रियलाइजेशन में, सारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज को क्लोज करते हैं रियलाइजेशन में। पार्टनर से रिलेटेड आइटम पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, कैश जाएगा कैश अकाउंट में, बैंक का बैलेंस जाएगा बैंक अकाउंट में, सारा सेलेबल एसेट्स रिलेशन में जाएगा, सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी रिलेशन में जाएगा, कैश जाएगा कैश अकाउंट में, बैंक का बैलेंस जाएगा बैंक अकाउंट में। डिपेंड करता है, अगर कैश एंड बैंक एक साथ दिए तो तुम नाम दे देना कैश एंड बैंक अकाउंट और एक साथ लिख देना। क्लियर? कैश एंड बैंक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस तो लेजर में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। देयर आफ्टर अगर कोई एसेट सेल होता है, सोचो अगर कोई एसेट सेल हो रहा है, अगर सेल हो रहा है तो पैसा आएगा तो कैश बैंक हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, पैसा आएगा तो कैश बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर? अगर हम कोई एसेट सेल कर रहे हो तो पैसा आएगा तो कैश या फिर बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। और सारा एसेट्स को हमने क्लोज कर दिया था रियलाइजेशन अकाउंट में, अब वो एसेट नहीं रहा। एसेट कहां क्लोज हो चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट में, इसलिए एसेट को क्रेडिट करने की जगह रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। नॉर्मल एंट्री सोचो, फर्नीचर को सेल करने का क्या एंट्री होता है, सेल ऑफ फर्नीचर का क्या एंट्री होता है, फर्नीचर सेल की तो पैसा आया तो कैश या फिर बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। एंड फर्नीचर हमारा एसेट था, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट हमने बेच दिया, एसेट खत्म हो गया तो हम फर्नीचर को क्रेडिट करते हैं। नॉर्मल एंट्री होता है कैश टू फर्नीचर, बट क्योंकि फर्नीचर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है पहले ही, इसलिए फर्नीचर को क्रेडिट करने की जगह रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बन गया, सेल ऑफ एसेट का, फॉर एसेट्स रियलाइज का एंट्री क्या बन गया, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिमिलरली सोचो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने का एंट्री क्या होगा, नॉर्मल लाइबिलिटी को पे ऑफ करने का एंट्री क्या होता है, अगर हम लोग क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, वी आर मेकिंग द पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी पे ऑफ करते हैं तो लाइबिलिटी को कर देते हैं डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, एंड पेमेंट करने से कैश बैंक का बैलेंस कम हो जाता है तो कैश बैंक क्रेडिट। नॉर्मल एंट्री होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट क्रेडिटर्स क्योंकि रियलाइजेशन में क्लोज हो चुका है, क्योंकि रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए क्रेडिटर्स डेबिट के करने की जगह रियलाइजेशन को कर देंगे डेबिट और कैश बैंक हो जाएगा क्रेडिट। क्योंकि क्रेडिटर्स लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए क्रेडिटर्स को डेबिट करने की जगह रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे और कैश बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अनदर एंट्री जो आता है हम लोग को ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर सम में कुछ नहीं बोला है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस इज पेड बाय फर्म, अगर सम में कुछ नहीं बोला है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस हैज बीन पेड बाय फर्म। और अगर पेड बाय फर्म है तो सोचो अगर फर्म ने पेमेंट किया तो फर्म का कैश बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, और फर्म का एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस में कुछ नहीं बोला है तो इट इज पेड बाय फर्म, जर्नल एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अगर पार्टनर का पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी है रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना, अगर किसी पार्टनर को पर्सनली लायबल किया गया कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेगा और उसके बिहाफ में फर्म ने पेमेंट कर दिया, उसके बिहाफ में पेमेंट कौन कर दिया, फर्म, तो फर्म का कैश या फिर बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, फर्म का कैश या फिर बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। सर क्या बोले सर, कुछ समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से बताते हैं। अगर पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी था रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना, बट उसके बिहाफ में फर्म ने पे कर दिया, पेमेंट फर्म ने कर दिया, पेमेंट करना था पार्टनर को, पेमेंट कर दिया फर्म ने, तो क्योंकि फर्म ने पेमेंट कर दिया तो फर्म का कैश बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और फर्म को पेमेंट जो पेमेंट है, पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पार्टनर का था, पार्टनर्स वाज ऑब्लाइज्ड, पार्टनर्स वाज लायबल टू मेक द पेमेंट पर ही डिड नॉट मेक द पेमेंट, पार्टनर ने पेमेंट नहीं किया तो हम पार्टनर से पैसा डिडक्ट कर लेंगे, उसका कैपिटल से पैसा काट लेंगे, है कि नहीं। कैपिटल से जब डिडक्ट करेंगे, कुछ भी एडजस्टमेंट करते हैं ना तो कैपिटल से एडजस्टमेंट करते हैं, तो जब कैपिटल से एडजस्टमेंट करेंगे तो उसका कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। क्लियर, एक बार फिर से बता रहे हैं, अगर रिलेशन एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस पार्टनर को बियर करना था बट उसके भी आपने फर्म ने पे कर दिया, तो क्योंकि फर्म ने पे कर दिया तो फर्म का कैश बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, और क्योंकि पार्टनर को ये पैसा पे करना था
बट उसके भी आपने फर्म ने पे किया है तो फर्म बाद में ये पैसा मांगेगा पार्टनर से, तो पार्टनर से डिडक्ट कर लेगा, तो पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। नाउ थर्ड सिचुएशन, अगर पार्टनर को पे करना था रिलेशन एक्सपेंस और पार्टनर ने ही पे किया रिलेशन एक्सपेंस, पार्टनर को पे करना था रिलेशन एक्सपेंस, पार्टनर ने ही पे किया रिलेशन एक्सपेंस, पार्टनर को पे करना था रिलेशन एक्सपेंस और उसी ने पे किया रिलेशन एक्सपेंस, तो उस केस में फर्म का बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, बिकॉज पार्टनर का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी था पे करना रिलेशन एक्सपेंस और उसी ने पेमेंट किया है रिलेशन एक्सपेंस, तो फर्म का बुक्स में उसका कोई एंट्री नहीं होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन का क्या एंट्री होगा, अगर रिलेशन में प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री होगा, तो रिलेशन में अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने के कारण ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, जिसके कारण पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट आता है तो कैपिटल बढ़ जाता है, तो कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट, लॉस का रिवर्स एंट्री होगा, लॉस के कारण पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। क्लियर। प्रॉफिट का एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस का एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। सर जर्नल एंट्री तो बुक में लिखा हुआ है, जर्नल एंट्री को समझना जरूरी है, जर्नल एंट्री बुक में लिखा हुआ, बट जर्नल को अगर हम लोग समझ लेते हैं, याद नहीं करते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जांपल, कुछ और जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते हैं। अगर पार्टनर को कमीशन मिलने वाला है, एक्स एक पार्टनर को कमीशन मिलने वाला है, तो सोचो एंट्री क्या होगा। जब भी पार्टनर को कुछ भी रुपया मिलने वाला है फर्म से, तो पार्टनर क्या करेगा, पार्टनर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, सपोज आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, तो हमको जो भी रुपया पैसा मिलता है हम क्या करते हैं, बिजनेस में ही रख देते हैं। क्लियर। हम चाहते हैं कि मेरा कैपिटल बढ़ते रहे, तो पार्टनर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, ओनर को जब भी रुपया मिलने वाला है ना, तो वो क्या करेगा, रुपया निकालेगा नहीं, पैसा निकालेगा नहीं, वो रुपया बिजनेस में ही रहने देगा, जिसके कारण उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। और ओनर को जब भी कुछ पेमेंट करना होता है तो घर से रुपया लेके नहीं आता है, बोलता है कैपिटल से एडजस्ट कर लो, कैपिटल से काट लो, ऑलरेडी हम कैपिटल दे रखे हैं बिजनेस को। तो याद रखना, जब भी पार्टनर को कुछ भी बेनिफिट मिलने वाला होता है ना, तो उसका कैपिटल बढ़ जाता है। जब भी पार्टनर से कोई बेनिफिट फर्म को लेना है, फर्म अगर कोई पैसा लेगा पार्टनर से, तो उसका कैपिटल का बैलेंस को, पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस को कम कर देगा। तो सपोज कोई पार्टनर को कमीशन मिलने वाला है, तो कमीशन तो फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और ये पैसा पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, और ओनर ऑफ द बिजनेस कभी पैसा निकालता नहीं है, जिसके कारण पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर। तो इस तरह से कुछ बेसिक एंट्रीज है जो आप लोग को पता होना चाहिए टॉपिक करने के लिए। ये सब टॉपिक हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज अगर इनके जर्नल एंट्री का सम्स आ गया तो हम लोग उसको कवर कर पाए। देखिए टॉपिक्स में आपको क्या क्या सीखना है, ये बेसिक हमने बताया अभी तो आपको, अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक बेसिक्स था। तो प्रॉब्लम ऑन नॉर्मल डिसोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑन नॉर्मल डिसोल्यूशन, जो प्रॉब्लम ऑन नॉर्मल डिसोल्यूशन है वो जर्नल एंट्रीज को कवर करता है, लेजर पोस्टिंग को कवर करता है। गार्नर वर्सेस मरे रूल क्या बोलता है, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, सिर्फ एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो गार्नर वर्सेस मरे का रूल लगेगा। अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो गार्नर वर्सेस मरे का रूल लगेगा। गार्नर वर्सेस मरे का रूल क्या बोलता है, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका डेफिशिएंसी अदर सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे। जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, अदर सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल प्रायर टू डिसोल्यूशन। अदर सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे जिसका कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है प्रायर टू डिसोल्यूशन इन देयर एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। एडजस्टेड कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं, कैपिटल एज पर बैलेंस शीट, उसमें बैलेंस शीट में जो भी जनरल रिजर्व, जो भी पीएल दिया रहेगा प्रॉफिट्स, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। जो भी लॉसेस रहेगा उसको माइनस कर देंगे पार्टनर से, ओल्ड लॉसेस दिया रहेगा। तो एडजस्टेड कैपिटल निकालते समय, गार्नर वर्सेस मरे के लिए एडजस्टेड कैपिटल का रेशियो निकालते समय याद रखना रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस नहीं लेना है। एडजस्टेड कैपिटल का रेशियो निकालते समय इन केस ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो निकालते समय याद रखना रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस नहीं लेना है, वो सारा प्रॉफिट लेना है, वो सारा लॉसेस लेना है जो प्रायर टू डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन के बाद वाला प्रॉफिट लॉस नहीं लेना है। क्लियर। गार्नर वर्सेस मरे का रूल क्या बोलता है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है, अगर सिर्फ एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, सिर्फ एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो गार्नर वर्सेस मरे है, एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो गार्नर वर्सेस मरे नहीं है, तब वो डिफरेंट प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर सिर्फ एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है मतलब वो गार्नर वर्सेस मरे है। गार्नर वर्सेस मरे रूल डिसीजन ये बोलता है कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है और उसका डेफिशिएंसी है तो वो इनसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, अदर सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस, जिसका क्रेडिट बैलेंस है इन देयर कैपिटल प्रायर टू डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से पहले जिसका कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर। तो गार्नर वर्सेस मरे रूल क्या बोलता है, इनसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी अदर सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल प्रायर टू डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से पहले जिस पार्टनर का कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है वो सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, इनसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी को बियर करेंगे इन देयर एडजस्टेड कैपिटल रेशियो, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का सम्स है। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल का सम्स है तो इनसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी
सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे जिसका कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस का प्रायर टू डिसोल्यूशन इन देयर फिक्स्ड कैपिटल रेशियो, वहां पे एडजस्टेड कैपिटल रेशियो नहीं निकालना है, फिक्स्ड कैपिटल रेशियो। सर कैसे समझेंगे? सम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में है, या तो समय पार्टनर्स करंट का बैलेंस दिया रहेगा तो समझ जाना कि सम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में है, या तो क्वेश्चन खुद बोल देगा कि हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड रखा गया है, क्वेश्चन से बता देगा, या तो पार्टनर्स करंट का बैलेंस दिया हुआ रहेगा। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, व्हाट इज मोर देन और ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 पार्टनर है, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो समझ जाने कि उस समय गाना वर्सेस मरे नहीं है, क्योंकि गाना वर्सेस मरे के लिए सिर्फ एक पार्टनर इंसॉल्वेंट रहेगा तब गाना वर्सेस मरे है। एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट है मतलब गाना वर्सेस मरे नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पार्टनर, सारा पार्टनर, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं, तो उस केस में हम लोग को समझ जाना है कि वो गाना वर्सेस मरे नहीं है। व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट और मोर देन वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, व्हेन मोर देन वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट और हम लोग लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकते, हमारे पास इतना भी कैश नहीं है कि हम लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाए, हमारे पास कैश का बैलेंस बहुत कम दिया हुआ है, एसेट बेच के बहुत कम रुपया आ रहा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग लायबिलिटीज को पेमेंट कर सके, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? व्हेन मोर देन वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट और ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट और हम लोग लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकते, वी डोंट हैव सफिशिएंट कैश टू पे ऑफ आवर लायबिलिटीज, इन दैट केस हम लोग लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में क्लोज नहीं करेंगे, क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में क्लोज नहीं करेंगे, सेपरेट लायबिलिटी अकाउंट बनाएंगे। जब एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सेपरेट लायबिलिटी अकाउंट बनाएंगे, उस केस में एक्सटर्नल लायबिलिटी को रियलाइजेशन में क्लोज नहीं करेंगे, सेपरेट लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर अकाउंट अलग बनेगा, राम्स लोन अकाउंट अलग बनेगा। क्लियर? और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो नॉर्मल प्रोसीजर है, जो सारा एंट्रीज होता है, एसेट को बेचेंगे, लायबिलिटीज को हम लोग पेमेंट करेंगे, जितना तक हो सके पेमेंट करेंगे। जहां पे लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हो पाएगा, तुम एक चीज समझो, पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, तो अगर एक भी पार्टनर सॉल्वेंट है तो वो पर्सनली लायबल है सारा रुपया लाने के लिए, लेकिन जब सारा पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाएगा तो हम लोग डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट तभी बनेगा जब सारा पार्टनर इंसॉल्वेंट है, अगर सारा पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है, एक भी पार्टनर सॉल्वेंट है, तो डेफिशिएंसी अकाउंट नहीं बनेगा। सर समझ में नहीं आया? डेफिशिएंसी अकाउंट तभी बनाना है जब सारा पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, एक भी पार्टनर सॉल्वेंट है तो डेफिशिएंसी अकाउंट नहीं बनेगा। क्लियर? पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम लोग को सीक्वेंस वाइज पेमेंट करना पड़ता है, ग्रेजुअल रियलाइजेशन, ग्रेजुअल पेमेंट, थोड़ा थोड़ा एसेट बेचेंगे, थोड़ा थोड़ा लायबिलिटी पे करेंगे, थोड़ा थोड़ा एसेट बेचेंगे, थोड़ा थोड़ा लायबिलिटी पे करेंगे, जैसे गाना होता है वैसे करके थोड़ा थोड़ा एसेट बेचना है, थोड़ा थोड़ा लायबिलिटी पे करना है। क्लियर? तो थोड़ा थोड़ा एसेट बेचेंगे, थोड़ा थोड़ा लायबिलिटी पे करेंगे, टुकड़ा टुकड़ा में एसेट बेचेंगे, टुकड़ा टुकड़ा में लायबिलिटी पे करेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सबसे पहले पे ऑफ करते हैं रिलेशन एक्सपेंस, देन आता है बारी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो क्रेडिटर होता है जैसे गवर्नमेंट ड्यूज, जिसको हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, गवर्नमेंट ड्यूज। उसके बाद आता है सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर वो क्रेडिटर है जिसने हम लोग को उधार में सामान बेच रखा था या पैसा दे रखा था, लोन दे रखा था, बदले में सिक्योरिटी ले रखा था, ठीक है, मॉर्गेज कर रखा था। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर, सपोज बैंक ने मुझे लोन दिया था 30,000 का और बैंक ने एसेट मॉर्गेज कर रखा था, स्टॉक मॉर्गेज कर रखा था 40,000 का, बट सडनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन स्टॉक का मार्केट वैल्यू 20,000 हो गया। बैंक ने मुझे लोन कितना दिया था? 30,000। बैंक ने मेरा एसेट मॉर्गेज किया था, स्टॉक का मॉर्गेज किया था 40,000 का, बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मेरा स्टॉक का वैल्यू 20,000 हो गया। मतलब बैंक ने लोन दिया था 30,000 और वो स्टॉक ने मॉर्गेज कर रखा था, उसने, उसका वैल्यू हो गया 20,000, तो बैंक तो 20,000 ही रिकवर कर पाएगा ना। एक बार फिर से बता रहे हैं, बैंक ने लोन दिया था 30,000, उस टाइम पे स्टॉक का वैल्यू 40,000 था, अभी डिसोल्यूशन के टाइम पे स्टॉक का वैल्यू 20,000 हो गया है, वैल्यू गिर गया है, रातों रात स्टॉक का वैल्यू गिर गया है। तो अब क्या होगा? बैंक तो स्टॉक को सिर्फ कब्जा कर सकता है और अपना 20,000 रिकवर कर पाएगा, बाकी 10,000 के लिए बैंक बन जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्लियर? तो क्या है सीक्वेंस? पहले रिलेशन एक्सपेंस पे करते हैं, फिर पे करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, फिर आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बारी। अगर अनसिक्योर्ड में एक साथ 2 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है तो दोनों को एक साथ पेमेंट करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर क्लेम। अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में 2 एक साथ है, 3 एक साथ है, उनको पेमेंट करेंगे, एक साथ पेमेंट करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर क्लेम। उसके बाद बारी आएगा पार्टनर्स लोन का। पार्टनर्स लोन पे ऑफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? मेथड हम लोग को देखना पड़ेगा कि वेदर वो हाईएस्ट रिलेटिव सरप्लस कैपिटल मेथड है, और सरप्लस कैपिटल मेथड और प्रोपोर्शनल कैपिटल मेथड ये एक ही होता है। हाईएस्ट रिलेटिव सरप्लस कैपिटल मेथड, सरप्लस कैपिटल मेथड और प्रोपोर्शनल कैपिटल मेथड सेम होता है, वेदर वो इस मेथड में है या फिर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। तो हाईएस्ट रिलेटिव सरप्लस कैपिटल मेथड में क्या होता है ना, हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं और वर्किंग नोट में हम लोग चेक करते हैं किस पार्टनर का कैपिटल को बेस लिया जाए। क्लियर? क्लास में ऑलरेडी मैंने इस पे सम्स करा रखा है, तो प्लीज इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, बिकॉज इसका सम्स को क्लास में डिक्टेशन बताना पॉसिबल नहीं है। जितना तक हो सका मैंने बताने का कोशिश किया। होपफुली वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, मेरे ख्याल से हेल्प करना चाहिए। अगर आपने थोड़ा भी क्लास में ध्यान दिया है और थोड़ा भी अगर समझे हैं क्लास को, तो आपको जरूर हेल्प करेगा आपके रिवीजन में।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।